Hello students, in this session we are going to start off with new chapter number 3 in your physics. आज हम इस सेशन में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, इट इज़ रिलेटेड टू मैकेनिक्स. Chapter number 3, it is related to mechanics. ओके, तो चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ये हमारा चैप्टर नंबर 3 का टाइटल है. काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा. मैकेनिक्स की बेसिक्स जो है वो यहाँ से क्रिएट होगी. तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ये जो वर्ड है मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स का मतलब क्या है. व्हाट वी मीन बाय मैकेनिक्स. मैकेनिक्स इज नथिंग एल्स बट यू कैन कॉल इट एज स्टडी ऑफ मोशन. व्हेनेवर वी आर सेइंग मैकेनिक्स, mechanics is nothing else but it is study of motion. So mechanics itself is divided into two categories. एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी कैटेगरी है डायनेमिक्स. काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है. काइनेमेटिक्स मीन्स स्टडीइंग रिलेशन बिटवीन. काइनेमेटिक्स इज नथिंग एल्स बट इट इज रिलेशन बिटवीन वेरिएबल क्वांटिटीज ऑफ मोशन. Basically you are here studying relation between variable quantities of motion without study of cause which is responsible motion. Without study of cause, basically without study of reason which is responsible motion. यहाँ पे reason की बात हम नहीं करने वाले. जो मोशन हो रहा है और मोशन में जो सारे वेरिएबल क्वांटिटीज़ है, अगर वेरिएबल क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, आगे हम और डिस्कशन करेंगे. वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है. ये सारी वेरिएबल क्वांटिटी की जो स्टडी है वो होती है काइनेमेटिक्स में. डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है. डायनेमिक्स इज स्टडी ऑफ मोशन की आपको स्टडी करनी है डायनेमिक्स में भी, बट विथ कॉज. डायनेमिक्स में हमें ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि मोशन हो तो रहा है, उनके पीछे का रीज़न क्या है. व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मोशन. सो कॉज ऑफ मोशन जो हम डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, और काइनेमेटिक्स में जो हम कॉज पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, सिर्फ वेरिएबल क्वांटिटीज़ पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं. तो ये मेजर ब्रांच है मैकेनिक्स की, काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स. चैप्टर नंबर 3 और 4 है जो हमारे चैप्टर नंबर 3 और 4 है वो हमारे काइनेमेटिक्स के रिलेटेड है. चैप्टर नंबर 3 जो है वो हम पढ़ेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन. चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा वो है मोशन इन अ प्लेन. ये काइनेमेटिक्स का टॉपिक हो जाएंगे. और उसके बाद वाले जो चैप्टर है बेसिकली 5, 6, 7, 8 और फिर पार्ट 2 में भी कुछ चैप्टर है हमारे वेव्स एंड ऑसिलेशन. तो बाकी सारा जो है वो डायनेमिक्स का पार्ट है. मतलब आप बोल सकते हो कि 11th स्टैंडर्ड का आपका मेजर पोर्शन जो है वो मैकेनिक्स का है. और अगर आप मैकेनिक्स में क्लियर हो तो बाकी के सारे टॉपिक पढ़ना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है. मैकेनिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फिजिक्स. विदाउट मैकेनिक्स यू कैन नॉट गो अहेड. यू कैन से इट इज़ द फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स. यहाँ पे आपको सबसे पहले सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से लगाने पड़ेंगे मैकेनिक्स में, तब जाके आप जो है बाकी की चीज़ें भी जो है वो पढ़ सकोगे. शुरुआत में तो हम जो है सिर्फ फोकस हमारा रखेंगे काइनेमेटिक्स पर.
मतलब हम सिर्फ वेरिएबल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले इनिशियली, फिर हम कॉस्ट के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। अब जैसे मैंने बोला कि भाई मैकेनिक्स स्टडी ऑफ मोशन, सबसे पहली बात हमारे दिमाग में आती है कि व्हाट वी मीन बाय मोशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। मैं कब कहूँगा कि कोई चीज़ जो है वो इन स्टेट ऑफ मोशन है या वो इन स्टेट ऑफ रेस्ट है। तो मोशन की डेफिनेशन ये है कि व्हेन पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट, व्हेन पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट changes with respect to टाइम के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, ओके, व्हेन पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम, चलो विथ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, इट इज said to be in state of motion, it is said to be in state of motion with respect to that other object। हरी बात समझ में? when position of one object changes with respect to other object, we can say that the first object is in state of motion with respect to that other object। with respect to काफ़ी ज़रूरी है यहाँ पे। एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। सबसे पहली बात, ये डेफिनेशन इटसेल्फ ये बोल रही है कि मोशन जो है इज बेसिकली रिलेटिव फेनोमेना। मोशन जो है वो क्या है? मोशन जो है वो है रिलेटिव फेनोमेना। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट मोशन पॉसिबल नहीं है। एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ कि ये बस स्टैंड है एक, और एक ये बस है, ये बस है जो मूव हो रही है और ये बस स्टैंड है। बस में दो लोग जो है वो है अभी इन बस देयर आर टू पर्सन, से पर्सन ए एंड पर्सन बी, दे आर इनसाइड बस, इनसाइड मूविंग बस, एंड पर्सन सी इज व्यूइंग that bus from the bus stand। Now here we are going to discuss motion of object A। यहाँ पे जो है हमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए के बारे में डिस्कशन करना है। तो अगर मैं बात करूं मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, एक ही बस में बैठे ए और बी, तो अगर बी ए को देख रहा है तो बी को क्या लगेगा? व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन ऑफ बी? अकॉर्डिंग टू बी ए की पोजीशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू बी चेंज नहीं हो रही है। ए और बी साम सामने की सीट में बैठे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर है तो हमेशा 1 ही मीटर रहेगा, बस भले आगे जा रही हो। मतलब कि ए की पोजीशन बी के हिसाब से चेंज नहीं हो रही है, ए की पोजीशन अगर बी ऑब्जर्वर है तो चेंज नहीं हो रही है। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी की अगर बात करें आप, तो आप बोलोगे कि ए इज एट रेस्ट, ये मूव नहीं कर रहा है, ये रेस्ट पे है। उसी तरह अब हम अगर बात करेंगे मोशन ऑफ
ए विथ रिस्पेक्ट टू सी, अगर ऑब्जर्वर सी ए को देख रहा है, अब ये मान लो ये ऑब्जर्वर सी जो है वो ए को देख रहा है, तो सी को क्या लगेगा, जैसे टाइम जा रहा है वैसे ए आगे बढ़ रहा है टाइम के साथ, बिकॉज बस इज मूविंग, सो अलॉन्ग विथ बस ए इज ऑल्सो मूविंग बिकॉज ए इज बेसिकली इनसाइड बस. सो अकॉर्डिंग टू सी ए इज मूविंग, या ये भी बोल सकते हो ए इज इन स्टेट ऑफ मोशन. देख लीजिए आप, यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सेम ही है ए, लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग जगह से अगर देखा जाए, अकॉर्डिंग टू बी अगर देखा जाए तो ए रेस्ट पे है, और अकॉर्डिंग टू सी अगर देखा जाए तो ए मूविंग है. मतलब ऑब्जेक्ट ए मूविंग है या रेस्ट है, ये डिसाइड करने के पहले हमें ये पूछना जरूरी हो जाता है कि हम किसके हिसाब से ए के मोशन की स्टडी कर रहे हैं. हरी बात समझ में? इफ यू want to study motion of A, first of all you have to decide with respect to which object you are or with respect to which position you are observing A. A को आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो वो जरूरी है, वो डिसाइड करेगा ए रेस्ट पे है या इमोशन है. अगर बी से ऑब्जर्व कर रहे हो, बस के अंदर से ही ऑब्जर्व कर रहे हो तो ए रेस्ट पे है, बस के बाहर चले गए सी से ऑब्जर्व कर रहे हो तो ए मूविंग है. मतलब ए का मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है, ए का मोशन डिपेंड कर रहा है वो पर्सन पे जो ए को देख रहा है. अगर वो पर्सन ए के साथ बस में बैठा हुआ है तो ए रेस्ट पे है, अगर वो पर्सन बाहर बस स्टैंड पे खड़ा हुआ है तो ए मूविंग है. मतलब ए का मोशन जो है वो ए से ज़्यादा कहीं ना कहीं उस ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है जो ए को ऑब्जर्व कर रहा है. मतलब जब मोशन की बात आएगी तो जिस जगह से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है. जब तक मैं ये डिसाइड ना कर लूँ कि मैं ऑब्जर्वेशन कहाँ से कर रहा हूँ या किसके रिस्पेक्ट में मोशन की बात कर रहा हूँ, तब तक मेरा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है. तो हम हमेशा कहते हैं कि मोशन इज द रिलेटिव फेनोमेना. क्यों रिलेटिव? क्योंकि वो रिलेट करता है, किसके साथ रिलेट करता है, जिस जगह से आप इसका ऑब्जर्वेशन करते हो उस जगह पे रिलेट करता है. सारी बात समझ में क्लियर है? मोशन इज अ रिलेटिव फेनोमेना बिकॉज इट इज रिलेटेड टू, वी कैन से, ऑब्जर्वर. ये एब्सोल्यूट नहीं, ऐसे नहीं कि ये मूविंग है तो हर बार मूविंग ही है, ऐसे नहीं ये रेस्ट है तो हर बार रेस्ट ही है. अगर हमारी बात करें, ठीक है, ये क्लासरूम में ये डेस्क की बात अब हम करें या ये ब्लैक बोर्ड की बात करें, तो ये ब्लैक बोर्ड अकॉर्डिंग टू मी इज एट रेस्ट, अकॉर्डिंग टू मी इज एट रेस्ट. लेकिन अगर यही कोई दूसरे प्लैनेट से देख रहा है तो अर्थ रोटेट हो रहा है, अर्थ रिवॉल्व हो रहा है, तो अलॉन्ग विथ अर्थ this entire school, this classroom, even this board is rotating and revolving. So what we may say that this blackboard is in state of motion with respect to that observer which is standing or which is sitting on another planet. आ रहा है समझ में? क्लियर है? कोई भी चीज़ मोशन में एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नहीं होती, ये रिलेटिव चीज़ें हैं मोशन में. अब हम इम्पोर्टेंट बात पे आएंगे जिसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या रेफरेंस फ्रेम भी कई बार कहा जाता है. रेफरेंस फ्रेम क्या है? हम किसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस? बहुत शॉर्ट में हमें यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ना है, आगे जाके 5th चैप्टर में वापस से थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. अभी शॉर्ट में व्हाट वी मीन बाय फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इट इज द frame of reference, it is the place from where observer makes observation. frame of reference क्या है? it is the place from where observer makes ऑब्जर्वेशन. मतलब ये अगर बात करें, इस केस की बात करें तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ
बी जो है वो क्या है, बस है। अगर मैं बात करूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बी की तो वो क्या है, बस है। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ सी की अगर मैं बात करूं तो वो क्या है, बस स्टैंड है। या बस स्टैंड ऑटोमेटिकली अर्थ के साथ कनेक्टेड है तो वो क्या है, अर्थ है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि जिस जगह से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो उसको आप कहते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर मेक्स एन ऑब्जर्वेशन। अब हमें पता है कि वी ऑल आर automatically connected with the frame of earth। we all are automatically connected with the frame of earth। अभी जो है हम इसे फ्रेम के टॉपिक को थोड़ा शॉर्ट में ही पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो टाइप की होती है, सिर्फ जानकारी के लिए यहाँ बता देता हूँ। आगे हम इसे और डिटेल में पढ़ने वाला है, जैसे मैं पहले ही बोला, अभी आपको ये डिटेल में समझ में भी नहीं आएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरी होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम किसको कहेंगे आप? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होती है या तो जो रेस्ट पे हो, अब मैं विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ के रिस्पेक्ट में या तो जो रेस्ट पे हो या तो फिर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही हो। ऐसी फ्रेम जो रेस्ट पे है या जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव हो रही है, उस तरीके की फ्रेम को हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। और ऐसी फ्रेम जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब कि जो एक्सेलरेटेड है, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम को हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि देयर आर टू काइंड ऑफ फ्रेम, वन इज कॉल्ड एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेकेंड इज कॉल्ड एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। And inertial frame of reference are those which are at rest or moving with constant velocity with respect to earth. Non-inertial frame reference are those which are accelerated। आप ये बोल सकते हो कि inertial frame में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन NLM, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन are applicable and over here न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जब मैंने मोशन की डेफिनेशन दी थी तब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मोशन की डेफिनेशन क्या है। व्हेन पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट चेंजेस, वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन। तो अब हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे पोजीशन के बारे में। पोजीशन क्या होती है? देखिए, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि जैसे कि ये आपका है एक टू डायमेंशनल स्पेस, ग्राफ पे आप लिखते थे ऐसे एक्स और वाई, ये इसे हम कहेंगे टू डायमेंशनल स्पेस। और ये टू डायमेंशनल स्पेस में एक पॉइंट है, चलो ए, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स ए है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वाई ए है। तो इसका हम
कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, एक्स ए कॉमा वाई ए, तो ये है ए की पोजीशन, हम कहेंगे पोजीशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ए कॉमा वाई। जनरली यहाँ पे फिजिक्स में जो है 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करेंगे, तो एक और एक्सिस होता है जेड, हमारा जो स्पेस है वो 3 डायमेंशनल स्पेस है। तो मान लो कि ये भी एक्स वाई प्लेन में मैंने दिखाया है, लेकिन ऑब्जेक्ट ए यहाँ होता तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होता और ये इसका जेड कोऑर्डिनेट होता। ये ए यहाँ पे होता अगर, तो ये एक्स और वाई है तो चेंज नहीं हो रहा है, हमने उसे आगे लेके आए हैं, मतलब टूवर्ड्स द जेड, और इसका जेड कोऑर्डिनेट है जेड है। तो पोजीशन ऑफ ए को 3 डायमेंशनल स्पेस में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ए वाई एंड जेड ए। 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें ए की पोजीशन फिलहाल मैंने क्या लिखी हुई है, एक्स ए वाई ए और जेड ए। नाउ सी दिस कोऑर्डिनेट इटसेल्फ इज कॉल्ड एज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए अभी क्या है, एक्स ए वाई ए एंड जेड ए। If all coordinates remain unchanged, if all coordinate remains unchanged with respect to time, we may say that object A is at rest. अगर ये सारे कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे, एक्स ए वाई और जेड ए सेम ही रह रहे हैं, भले टाइम आगे बढ़ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये ए रेस्ट पे है। मान लो कि सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका वाई और जेड कांस्टेंट है। अगर ओनली एक्स इज चेंजिंग, ओनली एक्स इज चेंजिंग, देन यू कैन से द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। इफ ओनली वाई इज चेंजिंग, देन यू कैन से ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस। इफ ओनली जेड इज चेंजिंग, वन कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस। अगर सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है या अकेला वाई चेंज हो रहा है या अकेला जेड चेंज हो रहा है, ये 3 केसेस है। सिर्फ अकेला एक्स चेंज हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, अकेला वाई चेंज हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस, अकेला जेड चेंज हो रहा है मतलब ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग जेड एक्सिस। ये सारे जो केस है हमारे, ये सारे केस है हमारे 1 डायमेंशनल मोशन के, जिसे हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन भी कहेंगे। ये चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। 1 डायमेंशनल का मोशन का मतलब क्या है, एक्स वाई जेड में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट ही चेंज हो रहा है, कोई भी 2 चेंज हो रहे थे। अगर एक्स वाई चेंज हो रहे हैं या वाई जेड चेंज हो रहे हैं या एक्स जेड चेंज हो रहे हैं, अगर एक्स वाई चेंज हो रहे हैं, वाई जेड चेंज हो रहे हैं और एक्स जेड चेंज हो रहे हैं, बाकी कांस्टेंट है, यहाँ पे जेड कांस्टेंट, यहाँ पे एक्स कांस्टेंट, यहाँ पे वाई कांस्टेंट, तो ये जो है वो केस है हमारा 2 डायमेंशनल मोशन का। या तो मोशन इन द प्लेन हो गया ये, और अगर तीनों चेंज हो रहे हैं, एक्स वाई जेड तीनों चेंज हो रहे हैं, तो ये केस है हमारा 3 डायमेंशनल मोशन का, 3D मोशन। ये हो गया 3 डायमेंशनल मोशन। आ रही है आपको समझ में? 1 डायमेंशनल मोशन में क्या हो रहा है, एक्स वाई जेड तीनों में से सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। 2 डायमेंशनल मोशन में कोई भी 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, और 3 डायमेंशनल मोशन जो है हमारा, वो 3 डायमेंशनल मोशन में आप देख सकते हो कि तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है हाउ वी एक्चुअली स्टडी ए मोशन। मोशन के लिए पोजीशन जो है वो पहले जानना ज़रूरी है। पोजीशन हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट कर सकते हैं, और अगर ये पोजीशन में ये तीनों कोऑर्डिनेट में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो हो गया 1 डायमेंशनल मोशन। एक एग्जांपल भी लेते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन का क्या एग्जांपल होगा, जैसे आप स्ट्रेट रोड पे कार में जा रहे हो, एक कार जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है, तो ये एग्जांपल हो गया 1 डायमेंशनल मोशन का। क्रिकेट में जैसे आप देखते हो कि कोई फील्डर जो है थ्रो कर रहा है, जब फील्डर थ्रो करता है तो उसमें 2 पैरामीटर चेंज हो रहे हैं, बॉल की हाइट भी चेंज हो रही थी
और साथ में बॉल जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर कर रहा था। तो थ्रोइंग अ बॉल इज अ एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल चेंज, क्योंकि देयर आर टू पैरामीटर्स दैट इज चेंजिंग, डिस्टेंस एज वेल एज हाइट। ओवर हियर ओनली वन पैरामीटर, द डिस्टेंस वाज चेंजिंग, हाइट रिमेनिंग द सेम। थ्री डायमेंशनल मोशन का क्या होगा कि अगर हम बात करें कि अ स्मॉल मॉस्किटो इज मूविंग हियर एंड देयर इन द रूम, a small mosquito is moving here and there in the room, so it is moving, we can say back and forth, up and down, right and left, मतलब सारे मोशन उसके अंदर एसोसिएटेड है, तो वो हो गया हमारा थ्री डायमेंशनल मोशन। फिलहाल इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ ओनली टू व्हाट, वन डायमेंशनल मोशन। इस चैप्टर में हम सिर्फ वन डायमेंशनल मोशन की ही बात करने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं कंसेप्ट पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ पाथ लेंथ। पाथ लेंथ को बहुत सारी बुकों में पहले हम डिस्टेंस भी कहते थे, लेकिन अब उसे ज़्यादा क्लियर कर दिया है, दैट इज पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है, और उसके बाद जो है हम डिस्कस कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज पाथ लेंथ? टोटल डिस्टेंस covered along the path is called path length. path length क्या है? total distance covered along the path is called path length. SI unit of path length is meter, because distance you are always going to measure in meter. Path length is a scalar quantity. पाथ लेंथ जो है स्केलर क्वांटिटी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ डिस्टेंस ही हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात नहीं करते, सिर्फ कितना मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पाथ लेंथ इज always positive, and of course path length depends on the path that you are taking. जब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तब ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अब पे पाथ लेंथ के मैंने टॉपिक ले लिए कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग पाथ इज कॉल्ड पाथ लेंथ। SI यूनिट ऑफ पाथ लेंथ इज मीटर। पाथ लेंथ इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब क्या है? ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन नहीं है उनको स्केलर कहेंगे। पाथ लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पाथ लेंथ ऑफ कोर्स डिपेंड्स अपॉन द पाथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन कुछ ऐसी है, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब जब आप लिखते हो डिस्प्लेसमेंट, जब आप लिखते हो डिस्प्लेसमेंट तो वो क्या होगा? वो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो है इट इज चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सो यू कैन राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट एज व्हाट? यू कैन राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट एज फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। एक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस भी आपके लिए बन जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का जो SI यूनिट है वो मीटर है। SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ वी कैन से डिफरेंस, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। मतलब डिस्प्लेसमेंट में हम ये कहेंगे कि दोनों चीज़ें मेंशन करनी ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड भी मेंशन करना जरूरी है, डायरेक्शन भी मेंशन करना जरूरी है। 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 5 मीटर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस या नेगेटिव एक्स एक्सिस, या पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे
मेंशन करनी कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाती है. इट इज़ नथिंग एल्स बट व्हाट? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट हैज़ डायरेक्शन एसोसिएटेड विथ इट. Because it is vector quantity, we can say that this displacement can be positive, negative or zero. Displacement can be positive, negative or zero. And most important point of difference, displacement is independent of path. Displacement is independent of path, depends only on final and initial position of object. ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट. पाथ लेंथ क्या है? पाथ लेंथ इज नथिंग एज बट टोटल डिस्टेंस कवर्ड. 8 मीटर स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है, डिपेंड्स पाथ पे करता है. डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट. डिस्प्लेसमेंट के लिए आप ये कह सकते हो कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस द इनिशियल पोजीशन. डिस्प्लेसमेंट इज independent of path and depends only on final and initial position. इसका एक एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल से ये चीज़ आपको समझ में आएगी. मान लो एक ऑब्जेक्ट है या मान लो एक कार है, चलिए, और जो रोड है हमारा वो सेमी सर्क्यूलर है. ये सेमी सर्क्यूलर रोड, ये सेमी सर्क्यूलर रोड है हमारा. इस तरीके का रोड है. ये सेमी सर्कुलर जो रोड है उसकी रेडियस है r. एक कार शुरुआत में इस तरफ है और ये सेमी सर्कुलर रोड पे मूव करते हुए यहाँ पहुँच जाती है इस पोजीशन पे, बी पोजीशन पे. आ रहा है समझ में? जो कार है वो सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करते हुए बी तक पहुँचती है. अब डेफिनेशन के हिसाब से इसकी पाथ लेंथ क्या होगी? इसकी पाथ लेंथ होगी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द पाथ. टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द पाथ मतलब ये जो सर्कल है उसका हाफ सर्कमफेरेंस होगा, मतलब पूरा सर्कमफेरेंस होगा 2πr डिवाइड बाई 2. मतलब पाथ लेंथ की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? πr. लेकिन अगर मैं बात करूं इसके डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट मुझे कैसे मिलेगा? चेंज इन पोजीशन. ये है इसकी इनिशियल पोजीशन A, ये इसकी फाइनल पोजीशन B. तो A से B गया तो हमें सीधा सिर्फ ये डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है. ये कितना होगा? R प्लस R, सो इट विल बी इक्वल टू 2R. आप देख रहे हो पाथ लेंथ जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज πr और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? 2R. मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, if we are having 2 points A and B, so there are many ways in which you can move from A to B. अगर आपके पास दो पॉइंट है A and B, so there are many ways in which you can move from A to B. There can be this path, say path 1, ऐसा कोई दूसरा पाथ हो सकता है, पाथ 2, तीसरा भी कोई पाथ हम और ज़्यादा लंबा ले सकते हैं, ये पाथ 3 है, या तो सीधा A से भी जाओ, ये पाथ 4 है आपका. There are many ways in which you can move from A to B. In each of these cases, path length will be different because path are different. हर केस में जो डिस्टेंस कवर किया है आपने वो अलग होगा, भले आप A से B तक ही पहुँचे हो, हर केस में डिस्टेंस अलग है, इसलिए हर केस में जो पाथ लेंथ है वो अलग आएगी. लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपने शुरू कहाँ से किया? A से. आप पहुँचे कहाँ पे? B से. तो A और B के बीच में डायरेक्ट लाइन खींच दो, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका डिस्प्लेसमेंट है. तो डिस्प्लेसमेंट इन ईच केस विल कम आउट टू बी सेम. दैट्स व्हाई वी से दैट path length depends upon the path. Name itself suggests path length, and displacement is independent of path. Okay, so we'll keep things till here. In next session we'll elaborate this
टॉपिक।